नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इंग्लिश लिटरेसी की पाठचर्या का आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। अब मैं आपको पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कैरिकुलम है, जिसमें से मैं आपको इंग्लिश लिटरेसी के बारे में पढ़ाऊंगी। आज की मेन टॉपिक पहला है यूजेस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। दूसरा है आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस। तीसरा है शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर्स। चौथा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पांचवा है स्पीक एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क प्लेस। एंड छठा है डिस्कशन ऑन करेंट हैपनिंग्स। सातवां है आपका रीडिंग सिंपल सेंटेंसेस अबाउट वर्क एंड इन्वायरमेंट। एंड आठवां पॉइंट है आपका राइटिंग स्किल्स, यूज ऑफ नाउन्स एंड कैपिटल लेटर्स। तो ये आज सारे आपके थे आज के टॉपिक। अब हम इस पर सबसे पहले आपको बताएंगे यूजेस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। यूजेस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्या है? To express yourself is to talk in a way that other people can understand. हमें अपने आप को ऐसा एक्सप्रेस करना चाहिए, अपनी बातों को ऐसा एक्सप्रेस करना चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति उसको अच्छे से समझ सके। जैसे पहला है आपका स्टार्ट बाय यूजिंग सिंपल एवरीडे फैमिलियर वर्ड्स। हमें सिंपल वर्ड से शुरुआत करनी चाहिए, डेली यूज़ करने चाहिए वर्ड्स को, और वर्ड्स ऐसे प्रयोग करने चाहिए जो हमारे फैमिलियर हों। जैसे हमें ऑब्टेन की जगह गेट का प्रयोग करना चाहिए, अटेन की जगह अराइव का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है आपका कट डाउन ऑन अननेसेसरी वर्ड्स। हमें अननेसेसरी वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना हमें कम बोले, बातों को कम करके हमें बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जैसे हमें वंस इन अ वाइल की जगह समटाइम्स का प्रयोग करना चाहिए। अ मेजॉरिटी ऑफ की जगह हमें मोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। अ स्मॉल नंबर्स ऑफ की जगह हमें सम का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कट डाउन ऑन रिपीटेड वर्ड्स और फ्रेजेस। कट डाउन ऑन मतलब हमें जो अनावश्यक बातें हैं उनको हमें कट कर देना चाहिए। हमें फालतू बातों को नहीं बोलना चाहिए, उनको हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। हमें बातों को रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे 10 फीट इन लेंथ की जगह हमें 10 फीट लॉन्ग का प्रयोग करना चाहिए, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की जगह हमें फर्स्ट का प्रयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डोंट चेंज वर्ब्स इनटू नाउन। हमें वर्ब को चेंज नहीं करना चाहिए। किससे? नाउन से। मतलब हमें नाउन को वर्ब से चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा सेंटेंस है, हम ले लेते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ दैट एम्प्लॉयज़ वर्क 8 आवर अ डे। इसमें हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? वर्ब। इसकी जगह हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? द डिपार्टमेंट रिक्वायर्स एम्प्लॉयज़ टू वर्क 8 आवर अ डे। इसमें हमारा रिक्वायर्स नाउन है, तो हमें नाउन को चेंज नहीं करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है आपका द स्टूडेंट्स रोल इज़ टू परफॉर्म प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड रिसोल्यूशन। तो इसकी जगह पे हमें द स्टूडेंट्स रोल इज़ टू डिफाइन एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम्स का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हमें डेफिनेशन एंड रिजोल्यूशन की जगह डिफाइन एंड रिजॉल्व का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यूज़ एब्रिविएशंस केयरफुली। यूज़ एब्रिविएशंस केयरफुली। हमें संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमें ज़्यादा बातों को फैला करके नहीं बोलना चाहिए। जैसे हमें एटसेट्रा की जगह एंड सो ऑन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे स्पेक्स की जगह हमें स्पेसिफिकेशन का प्रयोग करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपका टॉपिक फिनिश होता है। अब आपका दूसरा टॉपिक है आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन, प्रश्नों का उत्तर देना, उसका रिस्पॉन्स देना, उसका रिस्पॉन्स हमें कैसे देना है उसके बारे में हम बताएंगे। टू आस्क इन सच अ वे दैट अदर पीपल कैन अंडरस्टैंड। क्वेश्चंस आर द सेंटेंसेस आस्क्ड फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब सवाल पूछना सवाल पूछना एक कला के जैसे है, जिसको कुछ इस प्रकार से पूछना चाहिए जो सुनने वाले को ठीक प्रकार से लगे। और प्रश्न वो होते हैं जो हम किसी जानकारी को हासिल करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं। फिर when we ask any question, it usually starts with below words। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से तो हम ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हैं जिसे हम इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे who, what, when, where, why, which, how, whom, whose, इनका हम प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में। ठीक है, जब हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस बन जाते हैं तो उनके आखिरी में हम ये क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसमें हमने हु का प्रयोग किया है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वर्ड का प्रयोग किया है। और दूसरा हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया है। दूसरा क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन इन वर्ल्ड, तो इसमें भी हमने विच का प्रयोग किया है और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा क्वेश्चन पूछने का वे। अब हम किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, आइए उसके बारे में बताते हैं आपको। Answering to a question means providing response to the statement asked. While answering to the question, following points should be followed. मतलब सवाल का जवाब देने का मतलब है कि आप सवाल में पूछी गई जानकारी को अच्छे से समझ चुके हैं और उसको देने के लिए तैयार हैं। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि पूछा गया सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो जवाब देने से पहले हमें कुछ बातें हैं जिनको अपने माइंड में सेट कर लेना चाहिए। जैसे पहला है लिसन टू द एंटायर क्वेश्चन केयरफुली, हमें पूरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुनना चाहिए। दूसरा है थिंक एंड डिसाइड बिफोर स्टार्टिंग टू आंसर, मेक श्योर दैट द क्वेश्चन हैज़ बीन अंडरस्टूड क्लियरली। इसका मतलब है उत्तर देने से पहले एक बार मन में विचार कर लेना चाहिए, सवाल का सही सही जवाब सोच लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें बोलना चाहिए। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो सवाल हमसे पूछा गया है वो हमने सही से सुना है या नहीं सुना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आंसर व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड एंड अवॉइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जितना आपसे पूछा जाए, जितना आपसे सवाल में पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए, उससे ज़्यादा जवाब ना दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इसे सुनने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। जैसे अभी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसका ये आंसर इस तरह से हम रिप्लाई देंगे, श्री नरेंद्र मोदी इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरा है द कंट्री हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इन द वर्ड्स इन चाइना। तो यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट ख़त्म होता है। अब तीसरा आपका पॉइंट है शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर्स। शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर्स, इसमें क्या है, दूसरे के साथ जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हम उसके बारे में बताएंगे। इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद अदर्स कैन बी डन थ्रू बिलो
मेथड्स, जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ, उसके कुछ मेथड्स हैं। हम किन किन ज़रियों के द्वारा मैसेज को अपना हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे पहला है आपका विजुअली। विजुअली में क्या है? यूजिंग पिक्चर्स, इमेजेस एंड रीडिंग टू अंडरस्टैंड। जो देखा जा सके। विजुअली क्या है? जो देखा जा सके। जैसे हम पिक्चर को देख करके, इमेज को देख करके और किताबों को पढ़ के, या फिर कहीं कुछ लिखा है तो उसको पढ़ करके समझ करके हम कार्य को करते हैं। दूसरा है आपका वर्बली। वर्बली मतलब, वर्बल इंफॉर्मेशन का मतलब है बोल करके सूचना का आदान प्रदान करना। जैसे आपको बताया गया है, यूजिंग लिसनिंग टू अंडरस्टैंड, इट इज़ डन बाय स्पीकिंग विथ द अदर पर्सन। मतलब वर्बल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? बोल करके सूचना का आदान प्रदान करना। फॉर वर्बल शेयरिंग टू ऑफ इंफॉर्मेशन बिलो पॉइंट शुड बी फॉलोड। नीचे वर्बल के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको हम पॉइंट वाइज आपको बताते हैं। पहला है आपका प्रैक्टिस व्हाट यू वांट टू प्रेजेंट टू अदर पर्सन। हमें पहले से ही प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए जो हमें दूसरों के सामने बोलना है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है उसकी हमें प्रैक्टिस पहले से ही कर लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है यूजिंग गुड ग्रामर विथ नो मिस्टेक्स। हमें सही ग्रामर का प्रयोग करना चाहिए बिना किसी गलती के। तीसरा पॉइंट है आपका अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट इन्फॉर्मेशन इज टू बी शेयर्ड विथ अदर पर्सन। जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है दूसरों को, उसके बारे में हमें खुद जानकारी सही से हासिल कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है थिंक इनसाइड योर माइंड बिफोर स्पीकिंग विथ अदर पर्सन। इसका है सामने वाले व्यक्ति से बात करने से पहले उस इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में हमें सेट कर लेना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिशियली। मतलब व्यवसाय में प्रयोग की जाने वाली भाषा फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर है द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज कंट्रोल informal communication. This makes it possible for the information to reach the desired place without any hindrance in a proper way as it flows through defined channels only. इसका क्या मतलब हुआ? फॉर्मल कम्युनिकेशन में बात कम शब्दों में और स्पष्ट रूप से सामने वाले तक पहुंचा दी जाती है। ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी बोथ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा ओरल और रिटन दोनों हो सकते हैं। वैसे ज़्यादातर हम रिटन कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं इसमें। जैसे एग्जाम्पल है आपका नोटिस पुट ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड। स्कूल के नोटिस बोर्ड पे चिपकाई गई नोटिस। दूसरा है गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस टू टीचर फॉर ऑनलाइन क्लासेस। गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइन टीचर को जो ऑनलाइन क्लासेस में देना है। तीसरा है लेटर्स इशूड फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑफिस फॉर ऑफिशियल वर्क। मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए पत्र या दिशा निर्देश। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कैजुअली। जो कैजुअली प्रयोग में की जाने वाली भाषा होती है वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अनऑफिशियल इन नेचर and is based
on the informal social relationships between people. Informal communication does not always have a defined channels for following of information. इसका क्या मतलब है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तब होता है जब हम किसी से सूचना का आदान प्रदान फॉर्मल तरीके से नहीं करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है और इसके आदान प्रदान का जो माध्यम होता है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली, दोस्तों और परिवार के बीच की जाने वाली बातचीत। दूसरा कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर्स एंड शॉपकीपर, शॉपकीपर और कस्टमर के बीच की जाने वाली बातचीत। तीसरा अनऑफिशियल डिस्कशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज़ ओवर स्नैक्स, मतलब कर्मचारियों द्वारा चाय नाश्ते के दौरान की गई गपशप। तो ये था आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका आई स्पीक एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क प्लेस। इसमें अ वर्क प्लेस इज डिफाइंड एज प्लेस वेयर एम्प्लॉय वर्क फॉर हिज एम्प्लॉयर। वर्क प्लेस एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है जहाँ एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है। अ वर्क प्लेस कैन बी अ स्कूल, ऑफिस, बैंक एक्सेट्रा। एक वर्क प्लेस हमारा स्कूल भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, या हमारा और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट है स्कूल वर्क प्लेस विल हैव प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, क्लासरूम, डेस्कटॉप्स एक्सेट्रा। स्कूल के वर्क प्लेस में हमारे यहाँ कौन कौन हो सकते हैं, क्या क्या सामान हो सकता है? जैसे प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, क्लासरूम होता है, डेस्कटॉप्स होते हैं, इस तरह की और भी चीज़ें और भी लोग होते हैं। जैसे दूसरा हम ले लें, अ बैंक वर्क प्लेस विल हैव डेस्कटॉप्स, एम्प्लॉयज़, प्रिंटर, कैश काउंटिंग मशीन, इस तरह की और भी चीज़ें बैंक में होती हैं। ऑफिस वर्क प्लेस में क्या होता है? वहाँ पे एम्प्लॉय होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, स्कैनर्स, प्रिंटर, इस तरह की चीज़ें होंगी। फिर फॉर गुड वर्क अ वर्क प्लेस शुड बी नीट एंड क्लीन along with resources like clean water, electricity and sanitization facilities. एक अच्छा वर्क प्लेस वो होता है जो साफ़ सुथरा हो, जो साफ़ सुथरा हो, जहाँ पर स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो और प्रसाधन का उचित फैसिलिटी हो। अब आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम आपको बताते हैं डिस्कशन अबाउट करंट हैपनिंग्स। जो आज के समय चल रहा है, जो वर्तमान समय में चीज़ चल रही है, हम उसके बारे में बताएंगे। आज जैसा कि पूरी दुनिया जान रही है, सभी लोग जान रहे हैं कि आज की डेट में कोविड-19 बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो आज हम कोविड-19 के बारे में ही बताएंगे। होल वर्ल्ड इज़ करेंटली फाइटिंग विद कोरोना पेंडेमिक, यानी कोविड-19। वर्तमान समय में पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। कोरोना वायरस डिसीज इज नोन एज कोविड-19 एज द फर्स्ट केस वॉज रिपोर्टेड इन ईयर 2019। कोरोना वायरस जो डिसीज़ है वो कोविड-19 से बना है, जिसका पहला केस 2019 में आया था। और ये जो कोविड-19 है ये हमारे कोरोना के CO से लिया गया है, वायरस के VI से लिया गया है और डिसीज से D को मिला करके ये कोविड बना है। और जो ये 19 है, ये 19 हमारा 2019 में हुआ है, तो इसका हमने 19 ले लिया है। फिर
It originated from Wuhan, China and spread throughout the world. ये वुहान चाइना से निकला है जो कि पूरे देश में फैल गया है. India's worst affected states are महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात. जो अफेक्टेड स्टेट हैं भारत के वो कौन से हुए हैं? महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात. ये सब सारे अफेक्टेड स्टेट हैं. फिर है इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ वायरस थ्रू स्टेप्स लाइक लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, वियरिंग मास्क इन पब्लिक, आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा. भारतीय सरकार ने, जो भारत की सरकार है, उसने कुछ ऐसे कदम बढ़ाए हैं जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके, जैसे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, वियरिंग मास्क यानी कि मास्क पहनना. अगर आप किसी भीड़ भाड़ जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे मास्क पहनिए. और आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें जिससे हमें पता चल सके कि हम खतरे से बाहर हैं या नहीं. फिर है गवर्नमेंट प्रोवाइडेड रिलीफ पैकेज टू बीपीएल फैमिलीज अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं, उनको मुफ्त में राशन के ज़रिए लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है. फिर है पीएम केयर्स फंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड वेयर पीपल डोनेटेड मनी टू फाइट विथ कोरोना पेंडेमिक. सरकार ने पीएम केयर्स नाम से कोरोना के लिए फंड भी खोला है जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से दान किया है. अब आगे बढ़ते हैं. फिर इसमें डिस्कशन अबाउट करंट हैपनिंग्स. इस समय जो चल रहा है हम उसके बारे में बताते हैं. पहला है इंडिया एंड चाइना आर करंटली अंडर टेंस्ड एनवायरनमेंट ड्यू टू क्लैश बिटवीन सोल्जर्स इन गलवान वैली अंडर हिमालयन रिलीजन. भारत व चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है. इस तनाव के कारण भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प है. दूसरा है द क्लैश रिजल्टेड इन डेथ ऑफ 20 इंडियन सोल्जर्स, जिसके ज़रिए 20 हमारे भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गई है. तीसरा, गवर्नमेंट हैज़ बैंड 59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप फॉर सिक्योरिटी पर्पस. सरकार ने डाटा सिक्योरिटी के तहत 59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप को देश से वर्जित करने की घोषणा की है. फिर है टॉक्स आर गोइंग ऑन बिटवीन बोथ साइड्स टू रिड्यूस द टेंशन एंड प्रिवेंट वार. भारत और चीन के बीच मतभेद सुलझाने के लिए कई देशों ने दोनों तरफ की सरकारों से अपील भी की है. होल वर्ल्ड कम्युनिटी इज कंसर्न अबाउट द सिचुएशन इन गलवान वैली एंड हैव आस्क्ड फॉर पीस बिटवीन टू इंडिया एंड चाइना. तो यहाँ पे आपका फिनिश होता है डिस्कशन अबाउट करंट हैपनिंग्स. अब हम आपको बताते हैं सिंपल सेंटेंस अबाउट वर्क. ये आपका सिंपल सेंटेंस अगर हम कहीं पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कैसे बोलेंगे, जैसे आई वर्क एट, प्रिंसिपल नेम इज़, नंबर ऑफ टीचर्स करंटली इन माई स्कूल इज़, द स्कूल इज़ सिचुएटेड इन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई क्लास इज़, द स्कूल टाइमिंग इज़ फ्रॉम this time to this time. I teach employability skill to the students that includes enhancing work skill of the students which they can use in future. फिर next point है we are encouraged to include more technology in our work to reduce manual efforts. The teachers and students are dedicated and hard working. Next है आपका, अगर हमें सिंपल सेंटेंस इन्वायरमेंट के लिए बोलना है तो कैसे बोलना है. इन्वायरमेंट इज़ वेरी एसेंशियल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. ऑल द लिविंग बींग्स आर डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट. एयर, वाटर, सॉइल, फूड एट्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल आर गेन थ्रू द इन्वायरमेंट.
plants and animals are also depend upon the environment. No one can survive without environment. Environment help to maintain the ecosystem. Hence, we need to conserve every resource provided by environment. We should plant more trees and try to reduce pollution to save our environment. इसके आगे आता है आपका, अगर हम राइटिंग स्किल देखते हैं तो उसमें हम सिंपल राइटिंग स्किल में नाउन्स का प्रयोग करते हैं. नाउन हम आपको पहले बता चुके हैं. नाउन इज द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग. नाउन 4 प्रकार के होते हैं. पहला होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, और नेक्स्ट है आपके कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं. हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं. सिंपल वर्ड में हम कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं. जैसे राइटिंग टाइटल्स में हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं. आइडेंटिफाइंग बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशंस में हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं. और हम रिलीजियस वर्ड्स में कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं. और रिलीजियस फेस्टिवल में भी हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, जैसे दिवाली, पोंगल, क्रिसमस, ईद एक्सेट्रा. तो आज का जो प्रशिक्षण का सारांश है उसे मैंने आपको यूजेज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स के बारे में बताया है. दूसरा, आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस, शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, speak and provide information about workplace, discussion on current happenings, reading simple sentences about work environment, and writing skills, use of nouns and capital letters के बारे में बताया है. प्रयुक्त संदर्भ मैंने ई बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स NSQF पब्लिश्ड बाय नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट के ज़रिए लिया है. धन्यवाद.